नमस्कार, मैं अखिल पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार आज मंगलवार के दिन एक बढ़िया तेजी में थे फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ तक आते आते थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग लास्ट आवर में देखने को मिली और ऊपरी स्तर से एक अच्छी बिकवाली के बाद इंडेक्स मोर लेस फ्लैट साइड पे आके बंद हुआ, जहां पर निफ्टी ने आज 23,000 के ऊपर 23,500 के ऊपर भी लेवल्स भी देखे और इनफैक्ट एक लेवल तो ऐसा भी था कि एक टाइम पर ये ऑल टाइम हाई से 20-30 अंकों की दूरी पे ही था, लेकिन फिर हायर लेवल से बिकवाली लास्ट आवर के अंदर आई। सेंसेक्स लाल निशान में पहुंचा, निफ्टी फ्लैट हो गया, निफ्टी बैंक में हायर लेवल से बिकवाली आई। सो मोर लेस हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन आज खरीदारी थी मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप 1% के आसपास की बढ़त में रहा, स्मॉल कैप आधा % ऊपर रहा और डिस्पाइट हायर लेवल से बिकवाली यहाँ पर भी आई, लेकिन फिर भी खरीदारी देखने को मिली। एक टाइम पे मिड कैप इंडेक्स 1.5% आ गया था ऊपर और स्मॉल कैप भी 1% ऊपर था, लेकिन लास्ट तक आते आते स्मॉल कैप करीब आधा % ऊपर रहा और मिड कैप करीब 1% के आसपास की बढ़त वहाँ पर भी देखने को मिली। आज खरीदारी वाइज दिखाई पड़ेगा आपको छोटी इंफ्रा कंपनियाँ, आज सेलेक्टिव टेलीकॉम खरीदारी थी वहाँ पर। इसके अलावा बाकी अगर देखा जाए तो आज शुगर का दिन था, शुगर में ज़बरदस्त खरीदारी थी। फर्टिलाइज़र थोड़ी बहुत खरीदारी थी, पीएसयूज़ में खरीदारी थी, पीएसयू बैंक्स में खरीदारी थी, ऑटो में खरीदारी थी। सो इस तरह से कामकाज होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन आप कह लीजिए जबकि मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। और मार्केट अब जो स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज़ मिले हैं उन पोर्टफोलियोज़ के हिसाब से रिएक्ट कर रहा था। जैसे रेलवे पोर्टफोलियो में आज रेलवे चलता हुआ दिखाई पड़ा, फर्टिलाइज़र में खरीदारी थी। आज पीएसयू बास्केट तेज़ी में था, स्पेशली ऑयल एंड गैस जहाँ पे खरीदारी थी, रियल्टी में खरीदारी थी। सो ऐसे स्पेसिफिक खबरें जैसे जैसे आती नहीं जा रही हैं वैसे वैसे बाजार उसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मार्केट अभी कीनली वॉच कर रहा है एटलीस्ट। इसके अलावा अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की बात की जाए तो मेजरली जो इवेंट अभी पेंडिंग है उसमें ओपेक का मंथली रिपोर्ट जो कि आज आने वाला है, सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर जो कि कल आएगा, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन कल आएंगे, फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी, पीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा थर्सडे को आएगा और कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा फ्राइडे को आएगा। तो ये सब चीज़ें प्लस एक्सपायरी भी होगी। आज एचसीसी एक लंबे अंतराल के बाद 20% सर्किट लगा, इलारा की एक रिपोर्ट आई इनिशिएटिंग कवरेज की, उसके बाद यहाँ पे उछाल देखने को मिला। सो ऐसे करके अलग अलग न्यूज़ फ्लोज खबरें जिनके दम पे स्टॉक्स में आज मूव आते हुए दिखाई पड़ा। 2-3 स्टॉक में आज ब्लॉक था। इंडिगो में पहले गंगवाल फैमिली बेच रही थी, आज भाटिया फैमिली की तरफ से स्टेक बिकता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक ब्लॉक आईआरबी इंफ्रा में था, शुरुआत में 8-9% नीचे था, बाद में रिकवरी हुई। इसके अलावा होनासा में एक ब्लॉक था, उसमें भी आज बिकवाली आई। सो ब्लॉक डील का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट स्टॉक्स में देखने को मिला, लेकिन न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं, अर्निंग खत्म हो चुके हैं। सो अब ब्लॉक और यही सभी आपको वापस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर नज़र रखिएगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल है आकाश गुप्ता जी का। सुमित सर लव यू, थैंक यू सर, थैंक यू। 5 शेयर इंडिगो, 50 जोमेटो। इंडिगो इज़ फाइन, आप आराम से होल्ड भी कर सकते हैं, थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। जोमेटो भी होल्ड करिए अभी तो, लेकिन क्योंकि इतनी छोटी आपके परचेज़ की मतलब क्वांटिटी है तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है। अभी तो फिलहाल आप दोनों में बने रहिए। इंडिगो के केस में आप इसको सजो के रखिए, ये अच्छी कंपनी है और अच्छे स्टॉक है, इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। अंकुर जी का सवाल है, हेलो सुमित सर। हेलो सर, मेरे पास बजाज फाइनेंस हैं, हेवल्स हैं, एलटीआईएम है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, टाइटन है। तो मेरे ख्याल से वो सारे ही नाम अच्छे हैं। बजाज फाइनेंस भी बहुत अच्छी कंपनी है, हेवल्स भी बहुत अच्छी कंपनी है, एलटीआईएम भी बहुत अच्छी कंपनी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी एंड टाइटन भी। बट एक चीज़ जो आप ध्यान रखना कि इनमें से 2 कंपनियाँ, टाइटन एंड बजाज फाइनेंस, माइट टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू मूव। इनमें थोड़ा चलने में समय लग सकता है, लेकिन कंपनियों में खराबी नहीं है। आप इस क्वालिटी के स्टॉक को थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर लो, कोई रिस्क नहीं है। और कहीं आपके फॉल में आपको नीचे मिले तो आराम से आप ऐड भी कर सकते हो, इन सभी में से कोई भी जो आप चाहो। और इस क्वालिटी के शेयर जब इकट्ठे हो जाएं तब आप फिर जाना किसी छोटी क्वालिटी में या थोड़े और नीचे की मार्केट कैप में। इसके अलावा हेलो सर, लुपिन 1620 एंड सोना BLW 660 में लिए हैं, व्यू ऑन फॉर शॉर्ट टर्म। देखो सर, लुपिन केस में एक चीज़ बोलूँगा कि लुपिन केस में जो FIIs है उन्होंने अपने कुछ पोजीशन ऐड करनी शुरू की है स्टॉक के अंदर। सो माइट भी यहाँ पर कुछ हद तक एक मूव आता हुआ दिखाई पड़े स्टॉक के अंदर, क्योंकि अदरवाइज आमतौर पे से मूव आता नहीं, लेकिन जो FIIs की बाइंग है ये एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है यहाँ पे स्टॉक के लिए। तो उस चीज़ के हिसाब से आप इसमें ज़रूर बने रह सकते हो। हालांकि फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये इवेंट काम करे या ना करे, लेकिन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये इवेंट ज़रूर काम कर सकता है। FIIs ने लगातार पिछले 4 क्वार्टर्स में खरीदारी की है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो आप आराम से इसके अंदर बने रह सकते हो
और अब शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए नहीं कह सकता मैं कैसे मूव करेगा, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एटलीस्ट लूपिन कैन हैव अ पोटेंशियल टू गो अप, तो उस हिसाब से आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूं जो और माध्यमों से आ रहे हैं। कहाँ गए? ओके सर, क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? क्या प्रॉफिट बुक कर कर किसी भी फॉल के लिए कैश रखना चाहिए? मुकेश जी देखो, कोई इवेंट का वेट मत करो कि प्रॉफिट बुकिंग होगी मैं निकालूंगा। आप जहां पर रीजनेबल कैश इकट्ठा करके रखा हुआ है आपने, या जहां पर आप रीजनेबल प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हो, वहां आप एटलीस्ट प्रॉफिट लेते चलो, कोई हार्म नहीं है। आपने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 600 रुपये हो गई, 700 रुपये हो गई, 7 टाइम्स ऊपर हो आप, वो हो सकता है वो मल्टी बैगर बन जाए आपके लिए, लेकिन एटलीस्ट इतना कर सकते हो कि आप 100 रुपये निकाल लो अपने, आपका कैपिटल निकल आया, अब वो 500 रुपये फ्री के शेयर हैं, वो फ्री के शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ होल्ड करो, वो 500 से 5000 भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल निकाल लो और धीरे 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 निकालते चलो। किसी फॉल में ऐसी क्वालिटी शेयर नीचे मिला फिर ऐड कर लो, लेकिन ऊपर के लेवल में थोड़ा प्रॉफिट लेते चलो, इसमें कोई हार्म नहीं है। वो आप इवेंट का वेट मत करो कि इवेंट आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कोई बाजार बोल के नहीं आएगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, किसी फंड एकदम से प्रॉफिट बुकिंग किसी भी रीजन से आ जाएगी, क्या पता किसी गैप डाउन में वो खुले ही 200 पॉइंट नीचे या 400 पॉइंट नीचे निफ्टी, फिर आप क्या करोगे? तो ऐसी सिचुएशन में खरीदेंगे ऑब्वियसली, लेकिन खरीदने के लिए किटी भी तो इकट्ठी हो ना, तो इसीलिए पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा ऊपर के लेवल पे आपको मिले तो आप निकालते चलो, उसमें कोई हार्म नहीं है। सर ऐसा कोई स्टॉक जिसको कंटिन्यू प्रमोटर बाय कर रहा हो? नज़ारा टेक में आपका व्यू? सर एक ही स्टॉक मुझे याद आ रहा है इसमें कंटिन्यू प्रमोटर बाय कर रहा है, वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। इसमें मुझे, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर के नंबर पे आप देख लो या हर महीने दर महीने देख लो, प्रमोटर की बाय आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। यहाँ पर लगातार प्रमोटर बाय कर रहा है और हर बार 55 से 65 की रेंज में बीच में कहीं खरीद लेता है। सो इट इज़ ऑन अ रडार ऑफ प्रमोटर। आज किसी एक जानकार से बात हुई तो उन्होंने बोला कि 50% तक जब तक प्रमोटर बाय नहीं कर लेता तब तक कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की उम्मीद मत रखना इसमें। फेयर इनफ, 45 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन वो लास्ट क्वार्टर की होल्डिंग है, उस क्वार्टर से लेके अब तक, यानी उस डिस्क्लेमर से लेके अब तक भी प्रमोटर 3 बार बाय कर चुका है। सो वी हैव नो आइडिया कि कहाँ जाके इक्विटी खड़ी होगी अगले क्वार्टर तक, बट स्टिल प्रमोटर की बाइंग आपको कुशन दे रही है, और इस लेवल पे अगर वो बाय कर रहे हैं तो अपने आप में एक बढ़िया कुशन है। सो एज ऑफ नाउ तो आप बने रह सकते हो, आपके पास है तो आप लेना चाहो देख सकते हो, बट अगेन योर स्टॉप लॉस वुड बी 40, 54, 53, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा जोन है जहाँ प्रमोटर बाय कर रहे हैं। सो उसको ध्यान रख के आप एंटर कर सकते हो। स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पे दिख ही रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सर एम्फेसिस एंड दीपक नाइट्राइट से निकाल कर थोड़ा कैश कर लूँ क्या फॉर अपकमिंग बजट, अगर मार्केट फिर नीचे आए तो? शर्मा सर देखो, गेन पर डिपेंड करता है कितना आपको गेन है इन दोनों में। वैसे ये कंपनियां दोनों ही अच्छी हैं और दोनों ही में कोई खराबी नहीं है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि केमिकल एंड फर्टिलाइज़र से या आईटी से रिटेल लगातार शेयर बेच रहे हैं और एफआई लगातार माल ले रहे हैं। कोफोर्ज इज़ द ओनली कंपनी इन आईटी जिसमें रिटेल भी माल ले रहा है और एफआई भी माल ले रहा है, लेकिन मेजरली सब में रिटेल माल ले रहा है, रिटेल माल बेच रहा है और एफआई माल ले रहा है। ये इंडिकेट ये करता है कि पब्लिक का पेशेंस टूट गया है और इंस्टीट्यूशन कुछ स्मार्टली इसमें पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये चीज़ थी। ये अब तक के नंबर में पिछले 4 क्वार्टर के। हो सकता है कि गलत भी हों, वो कई बार एफआई भी गलत पड़ते हैं, ऐसा क्या है, लेकिन मोटा मोटा ये इवैल्यूएशन रहता है कि आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो स्मार्ट हैंड माल बेचते हैं और रिटेल उसमें पार्टिसिपेट करता है, जो पीएसयू में हो रहा है। एफआईज माल बेच रहे हैं लगातार पीएसयूज में, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर घट रहा है और रिटेल हर क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ाता जा रहा है। अब वो सही है कि गलत है तो कुछ दिन बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो ये हो रहा है नंबर्स के लिहाज से। रही बात प्रमोटर कहाँ बाय कर रहे हैं, तो वो शीट भी अभी मैं बना ही रहा था बैठा हो, तो आज शाम को तो ट्वीट आ ही जाएगा प्रमोटर कहाँ बाय कर रहे हैं। आप लोग भी पढ़ ही लेना, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर जहाँ बाय हो रहा है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो, लेकिन कैश पर बैठना अभी से बजट को लेकर, बजट की डेट भी नहीं आई हुई तो इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। वेट कर लो, कुछ दिन और गेन बढ़ जाए तो आप निकल जाना। कंपनियां दोनों अच्छी है वैसे। सुमित सर नमस्ते, बहुत गहरा सदमा लगा मुझे 1000 भाव के अडानी सोल्यूशन 180 शेयर, अदानी पावर 780 के भाव पे 400 शेयर, अदानी रुपये 32। गहरा सदमा लगने की क्या ज़रूरत है शेख साहब, मतलब कंपनियां बंद नहीं हो गई हैं, अभी भी कामकाज चल रहे हैं उनके एज वी स्पीक। और आप लोगों ने जिन पक्ष प्रतिपक्ष को सोचकर किसी एक ग्रुप में इन्वेस्ट किया था, वही पक्ष प्रतिपक्ष आज भी उसी देश को संभाल रहा है। सो बहुत शायद इम्पैक्ट तो नहीं आना चाहिए था।
लेकिन मार्केट है, मार्केट थिंक्स इन अ डिफरेंट वे ऑलवेज। एक ही चीज़ बोलूँगा, कोई भी कंपनी हो, किसी भी ग्रुप की हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी उसमें बज़ हो, कितना भी उसमें खबरें हों, कितनी भी अच्छी उसमें हवा चल रही हो, हर तरह की टेलविंड हो, हर तरह की अच्छी चीज़ें सुन रहे हो, अनटिल उसमें प्रॉफिट नहीं है, उसमें आप मत जाइएगा, ठीक है। प्रॉफिट इज़ द ओनली थिंग व्हाट मार्केट विल फॉलो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। ग्रोइंग प्रॉफिट वाली कंपनियों को पकड़ के रखिए, आपको शायद ही कभी कोई नुकसान हो। ग्रोइंग प्रॉफिट वाली कंपनियों को समय लग सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, आपका प्रॉफिट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन शायद ही आपको लॉस हो, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग है एंड ग्रोइंग प्रॉफिट मेकिंग है। अनटिल अनलेस वो बिल्कुल फर्जी प्रॉफिट ना बना रहे हो, लेकिन वो मतलब रेयर केस होता है सत्यम जैसा। लेकिन अदरवाइज ग्रोइंग प्रॉफिट वाली कंपनियों में शांति से रहिए, ऐसा कोई रिस्क नहीं है। और दूसरा, ये बाजार में अगर सदमे लगते हैं ना, तो बाजार ही मत रहिए, सिंपल। आप बाजार से बाहर जा सकते हैं, एफडी हमेशा आपके लिए तैयार है, बॉन्ड आपके लिए हमेशा तैयार है, फिक्स इंस्ट्रूमेंट आपके लिए हमेशा तैयार है, आप कभी वहाँ जाइए। बाजार आर ऑलवेज मेंट फॉर दोज पीपल जिनकी रिस्क एपेटाइट है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप मार्केट में गलत जगह पर हैं। ओके, आगे बढ़ता हूँ, चलिए। सर ईटीएफ में इन्वेस्ट करें तो डिविडेंड मिलता है क्या? देखो अरुण सी, मेरे ख्याल से तो डिविडेंड नहीं आता ईटीएफ में, कि वो निफ्टी के ईटीएफ से मुझे इतना पता है कि वो 1.5% का जो डिविडेंड है वो एडजस्ट करके रखते हैं अपनी एनएवी में। जो उनके भाव होते हैं डिविडेंड के, मतलब जो निफ्टी का भाव होता है उससे 1.5% ऊपर वो भाव रखते हैं अपना, क्योंकि वो 1.5% निफ्टी का एडजस्टमेंट होता है डिविडेंड का। सो मेरे ख्याल से उसी को ही वो एनएवी में एडजस्ट कर देते हैं। बाकी मतलब फर्दर मैं इस पर किसी जानकार से बात करके आपको इस पर क्लैरिटी दे दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ऐसा नहीं होता है कि वो डिविडेंड उसी एनएवी में एडजस्ट हो जाता है, अलग से डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। सो अगर आप डिविडेंड की स्टोरी प्ले करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हायर डिविडेंड पेइंग कंपनी जैसे पीएसयू, एफएमसीजी, आईटी या स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनी, इनको पिक करिए, वो ज़्यादा अच्छा डिविडेंड देंगे आपको। सर वाई पीएनसी इंफ्रा डाउन 8%, मोमेंटम के लिए एंट्री लेना सही है? आसिफ सर देखो, इंफ्रा की स्टोरी ऐसे ही होती है। आईआरबी इंफ्रा आज नीचे था, पीएनसी इंफ्रा नीचे था, एचसीसी में अपर सर्किट था, वो जीआर इंफ्रा ऊपर था, एचजी इंफ्रा ऊपर था। सो इंफ्रा इज़ ऑलवेज वो रीजन बेस्ड, मोमेंटम बेस्ड, गवर्नमेंट बेस्ड, ट्रिगर बेस्ड कामकाज करते हैं। मतलब एचसीसी बहुत साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पे ही 18 रुपये के दाम पर मैंने एक बार ही बोला था कि ये कंपनी ठीक लगती है, लेकिन इसका ये दाम नहीं होना चाहिए। अब वो पता नहीं कितनों को याद है, कितनों को नहीं क्या, लेकिन आज 44-45 रुपये पे इलारा की रिपोर्ट आ गई तो सर्किट लग गया। सो एचसीसी केस में डेट इज़ स्टिल अ कंसर्न, जो ये लोग रीपे कर रहे हैं। इनकी फॉरेन सब्सिडरी अच्छा काम कर रही थी, जो पिकअप भी कर रही है, उसका स्टेक भी इन्होंने शायद ऑफलोड किया है। अब ये इकलौती कंपनी है जो कि न्यूक्लियर वो प्रोजेक्ट बनाने में, पावर प्रोजेक्ट लगाने में जिसकी एक्सपर्टाइज हासिल है। उस समय पर जो एचसीसी बोलने की वजह थी वो यही थी कि एचसीसी एंड एलएनटी आर द टू कंपनीज जिन्होंने इंडिया के सारे इंजीनियरिंग मार्वल बनाए हैं। वो बात अलग है कि डेट इतनी हाई हो गई कि वो नहीं कर पाया, गवर्नमेंट साइड पे कह लीजिए पक्ष प्रतिपक्ष की वजह से नहीं चल पाया, लेकिन स्पेशलाइजेशन असेट उनके पास आज भी है, तो इसलिए कोई ना कोई उसे खरीद ही लेगा, ये सोचा था उस टाइम मैंने। लेकिन अब वो बहुत डिले में ये फैसला, ये ट्रिगर काम हुआ। एनीवेज, लेकिन इंफ्रा, किसी भी इंफ्रा में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो मोमेंटम चेस करने के लिए एंटर कर सकते हो, बट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पैसा बनना वहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें एलएनटी, एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियाँ, इन्हीं को आप पहली प्रेफरेंस दिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सर सुमित सर, मॉर्गन स्टैनली लास्ट बाय इन कोटक वाज अराउंड 2000, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1650, इज देयर कैलकुलेशन गुड इनफ इन द स्टॉक? देखो अनिल सर, मॉर्गन स्टैनली की बाय पर आप मत जाओ, क्योंकि होता है कई बार उनकी रीबैलेंसिंग का पैसा भी होता है। मान लो एक पोजीशन उन्होंने ले रखी है और उनको एक फंड में एक पोजीशन को कैरी करने के लिए एक्स्ट्रा शेयर चाहिए ही। जैसे आप मान लीजिए आपको 1000 शेयर इकट्ठे करके रखने थे और आपके पास 800 हैं, 200 के लिए पैसा पड़ा था लेकिन आपने उसे लिया नहीं, और आपको मैंडेटरी करके लोगों को 200 देने होते हैं, तो आपने वो 200 शेयर और ले लिया। सो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मॉर्गन स्टैनली के लिए 1600 रुपये पे ले या 2000 रुपये पे ले, उन्हें बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात कोटक की, कोटक चाहे 2000 रुपये हो चाहे 1600, कोई ख़राब बैंक नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक। ओनली इश्यूज़ कि वो 3 साल से चला नहीं है, तो इसलिए सबको बुरा लगने लग गया है। कोटक की स्टोरी में, कोटक, इंडसइंड एंड एचडीएफसी बैंक की स्टोरी में, इन्होंने एक बहुत बड़ी जर्नी एज अ वेल्थ क्रिएटर करके दी है।
सो उतनी बड़ी जर्नी वेल्थ क्रिएटर बन कर देने के बाद अगर वो ब्रीदर ले भी रहे हैं 2-3 साल का, तो कोई बहुत फ़र्क पड़ नहीं जाना। वो कुछ दिन बाद वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और फिर आपको वहीं का वहीं पैसा बना कर दे देंगे। सो ये तरह की कंपनियाँ विच आर गुड नेम्स इन देयर बिजनेस, उनको आप आराम से लेकर रख सकते हो फॉर अ पोर्टफोलियो स्टॉक। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 2000 और 1650, हीरो मोटो को आप 2500 रुपये पे कोई लेने को तैयार नहीं था, आज 5000 रुपये में दुनिया लेने को तैयार है। इवन ये HCC 8 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये में कोई लेने को तैयार नहीं था, 44 रुपये में दुनिया सर्किट लगा के ले रही है, लाइन लगा के। सो समय बदलता है, नाम नहीं बदलते हैं, समय बदल जाता है। आज कोटक का समय नहीं, HDFC बैंक का समय नहीं, कल हो जाएगा। सो ऑलवेज ट्रस्ट a good business in their bad times and leave that good business in their best times. So इस चीज़ के हिसाब से आप काम करिए। अच्छा बिजनेस है, उसको ट्रस्ट करिए उसके बुरे दौर में, और जब दुनिया उसको अच्छा कर रही है तो थोड़ा छोड़ सकते हैं, सारा नहीं, क्योंकि उस समय पर सबको पसंद है, जो सबको पसंद है वो शायद आप ऑलरेडी ले चुके होंगे, तो इस हिसाब से आपको कॉल लेनी होती है। ठीक है, लेकिन कोटक ऐसा कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इसको आप छोड़ छाड़ के डिस्कार्ड करके चले जाओ। सर एनी केमिकल एंड शुगर स्टॉक फॉर मिड लॉन्ग टर्म? इंद्रनील जी देखो, शुगर में द्वारकेश मुझे अच्छा लग रहा है, जहाँ पर वैल्यू भी है। इवन अवध शुगर अच्छा है, जहाँ वैल्यू भी है। इवन राणा भी ठीक है। EID पेरिस परमानेंट बाय, EID पेरिस जैसे पोर्टफोलियो स्टॉक, उसको छोड़ ही दो। उसके अलावा ये 3 नाम है जो कि अच्छे लग रहे हैं। बट शुगर के केस में एक चीज़ का ध्यान रखना, शुगर में नियर टर्म मोमेंटम आते रहते हैं। 100 रुपये का शेयर टूट के 80 आएगा, 80 से 90 जाएगा, फिर टूट के 60 आएगा, 60 से 70 जाएगा, 70 से 50 आएगा, 50 से 65 जाएगा, 65 से 40 आएगा, 40 से 55 आएगा, 55 से 30 आएगा, 30 से 45 आएगा, और फिर 45 से टूट के फाइनली वो कहीं 25-28 की रेंज में आएगा। वो बॉटम प्राइस होता है लेने का। सो ऐसे मल्टीपल जर्क्स को अगर आप झेलने के लिए तैयार हैं तो उसका इस्तेमाल करिएगा। हर फॉल में अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो एक बार जब साइकिल इसकी चलती है तभी एक तरफा चलेगा। अभी इसकी साइकिल आई है फेवर में कि नहीं, आने वाली है तो कंफर्म है, लेकिन आई है कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि अभी तो पॉलिटिकल सेटअप चल रहे हैं, इलेक्शन का टाइम हुआ है, बजट आने वाला है, किसानों पर फोकस है, तो ये सब चीज़ें तो रहेंगी थोड़ा दिन। लेकिन ये एक प्रॉपर इसका बॉटम बन के बाय कर लिया है, वो सिचुएशन अभी आई है कि नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि वो सिचुएशन तब आती है जब ये बिल्कुल डर्थ में होते हैं, जब इनके नंबर लॉसेस में होते हैं, इनके डेट हायर होते हैं तब। अभी तो पहला क्वार्टर लॉस का देखा है मैंने। सो थोड़ा दिन में आ ही जाना चाहिए। तो शुगर अगर आपका इस तरह का एपेटाइट है तभी एंटर करना। केमिकल में अच्छे नाम है, आरती इंडस्ट्रीज इज़ अ वेरी गुड नेम, UPL इज़ अ वेरी गुड नेम, आप इवन टाटा केमिकल इज़ अ वेरी गुड नेम। इसके अलावा जहाँ पोजीशन FI ने रिटेल ने कम किया है उसमें सबसे ज़्यादा तो आरती इंडस्ट्री में कम हुआ है। SRF, आरती इंडस्ट्री, इनको आप देख सकते हो, दे आर गुड कंपनीज। Do you suggest to buy NSE share from unlisted market? Do you think even this is risky as profit is growing and it is a monopoly? अक्षय देखो, जब मैंने पहली बार NSE का स्टॉक किसी ने मुझे कहा था लेने के लिए, तब वो 600 रुपये था, आज वो 5600 रुपये है, तो ऑलरेडी 10 टाइम हो चुका है मोटा मोटा। इसीलिए मुझे कभी वो समझ में नहीं आएगी। अनलिस्टेड मार्केट है, दाम जो अभी डिमांड है नहीं, जिसको जो चाहिए वो मांग रहा है, ले रहे हैं, तो अभी तो आप मतलब आई स्टिल से कि अगर कहीं नीचे मिल जाए आपको तो बात अलग है, लेकिन इस दाम पर आउटराइटली भीड़ लगा के लेने का कोई लॉजिक मुझे दिखता नहीं है। अच्छी चीज़ क्या, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, वैल्यूएशन अब उतनी सस्ती नहीं रही। 3800 पे वो 21 के मल्टीपल पर था, 3800 या शायद 3200-3300 पे वो 21 के मल्टीपल पर था, तो आज के दाम पे कहीं 64 के मल्टीपल पे होना चाहिए, तो उससे सस्ता तो BSE हो जाएगा कुछ दिन बाद। सो BSE ज़्यादा बेटर नहीं है, नॉन लिस्टेड मार्केट में लिक्विडिटी मिलेगी। डिविडेंड पेइंग कंपनी ज़्यादा अच्छी है NSE ऑब्वियसली, लेकिन क्या भाव पर IPO आता है, क्या डिटेल है पता नहीं। इसीलिए मुझे लगा था मैथ एनालॉय चलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसने NSE के शेयर ही खरीद रखे हैं। हाल फिलहाल में वो इकट्ठे किए ही जा रहे हैं, दे हैव ह्यूज शेयर्स ऑफ NSE एंड ऑल PSUs। तो वहाँ पर वैल्यू है, एक बड़ी ट्रेजरी की वैल्यू उनके पास बहुत है, बुक वैल्यू से नीचे है, तो मुझे लगा था वो चलना चाहिए, लेकिन वो अब तक उतना नहीं चला, इतना चलना की उम्मीद थी। चला 1300-1350 आया, फिर नीचे आ गया। सो प्रॉक्सी प्ले खेलना है तो NSE का आपको मैथ एनालॉय मिल जाएगा, सबसे बड़ी होल्डिंग तो वही लेके बैठे हैं। या IFCI, इवन IFCI की होल्डिंग क्लीन है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन इनकी तो क्लीन है एटलीस्ट। सो ऐसे करके आप काम कर लो, बट आउटराइटली नॉन लिस्टेड स्पेस में इतनी बड़ी क्वांटिटी में जाना रिस्की एक बार को हो सकता है, नीचे मिल जाए तो बात अलग है। ओके जी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 100 शेयर 320 की पाएंगे, आगे का व्यू एक अभी तो होल्ड कर लो जयप्रकाश जी। ऑलरेडी मतलब पहला शेयर तो आपके पास लॉस मैंने देखा आज, लेकिन आप फिर भी बने रहो अभी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय से ये नीचे है।
सो केमिकल साइकिल शायद इस क्वार्टर नहीं तो नेक्स्ट क्वार्टर में घूम जानी चाहिए। तो अभी के लिए तो होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर है। लेट्स सी क्या सिनेरियो बनता है आगे के लिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और ज़ील भुवनेश जी, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से या मोमेंटम के लिए अगर आप इसमें जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अ बिग ओवरहॉलिंग नीड टू बी डन। और वो बिग ओवरहॉलिंग अगर होती है इस जगह पे, ग्रुप में या बाकी चीज़ों में, तो बात अलग है। लेकिन आज तक की हिस्ट्री में पिछले 10-1 साल में इस कंपनी ने पैसा बना के नहीं दिया है। तो आप इसलिए मोमेंटम बोल रहा हूँ, मीडियम टर्म बोल रहा हूँ, आप रह लीजिए, रिस्क ले सकते हैं, ले लीजिए। नियर टर्म में 50-100 रुपये छोड़ भी दे शायद आपके लिए, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यू नीड टू अ बिग ओवरहॉल इन दिस ग्रुप एंड कंपनी एज वेल। सो उसको देखने के बाद ही कोई कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। चलिए, अब फिलहाल इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी 5:30 बजे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान सवाल पूछ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। बाकी आप जुड़ ही सकते हैं @सुमित रिसर्च, ट्विटर हैंडल है मेरा। नमस्कार।